गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीड क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट, पिछली कुछ वर्कशीट्स में वी हैव लर्न अबाउट द मेजर मुगल एम्पायर्स एंड द मेजर कैंपेनिंग्स एंड इवन ड्यूरिंग देयर टर्नल। अब बोलते हैं कि पिछले कुछ वर्कशीट्स में हमने ये जाना, ये पढ़ा, बड़े बड़े मुग़ल शासक जो हुए उनके बारे में, कौन कब हुआ, कैसे रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की, क्या क्या उनके दौर में, उनके शासनकाल में हुआ, ये सारी चीज़ें हमने जानी। नाउ लेट्स नाउ कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। चलिए आज हम लोग कुछ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं। इनिशियली द मुग़ल कैंपेनिंग रेंटलेंस अगेंस्ट द रूल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर पावर। अब बोलते हैं पहले तो बहुत सारे लोगों ने मुग़ल एम्पायर का जो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे साथ मिलके करो, लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। एज द एम्पायर एक्सपेंड, जैसे ही उनका जो मुग़ल एम्पायर था वो बढ़ने लगा, टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन द मुग़ल रिकमेंड डिवाइस बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियर ऑफ तुर्किश they expanded to include Iranis, Indian Muslims, Afghan, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal services were enrolled as a mansabdar. अब बोलते हैं कि पहले तो लोगों ने उनके साथ ज्वाइन होने में मना कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मुग़लों की ताकत बढ़ती गई, वो अपने आप को फैलाते गए, अपने शासन को फैलाते गए, वैसे वैसे बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। ठीक है। और उन्होंने ऊंचे ऊंचे जो ओहदे थे वो सिर्फ अपने ईरानी या मंगोल लोगों को नहीं दिए, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी, मुस्लिम्स, राजपूत, मराठास जो हुआ करते थे उनको भी ये ओहदे दिए। और जो इन ओहदों पर फाइज होता था उसे मनसबदार कहा जाता था। ओके। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक, यानी कि मनसबदार एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ होता था जिसको कोई ना कोई पोजीशन मिली हुई हो, कोई पोस्ट हो, कोई उसकी रैंक हो। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुग़ल टू फिक्स्ड, ये ग्रेडिंग सिस्टम था जिससे जो मुग़ल थे वो फिक्स करते थे कि उनकी रैंक क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी और उनके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी होगी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कॉल्ड ज़कात, यानी कि जो ये सैलरी और रैंक हुआ करता था ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसे हम लोग ज़ात बोलते थे। ठीक है। द हायर द हायर ज़ात द मोर प्रेस्टीज वॉज द नोबल पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्ज हिज सैलरी। कहते जितने ज़्यादा ज़ात के नंबर होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी इज्जत होगी, पोजीशन होगी और उससे ही ज़्यादा उनकी सैलरी भी होगी। The Mansabdar military responsibility required him to maintain a specific number of savar और कलवन, यानी कि अब क्या बोलते थे कि जो मनसबदार थे वही मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते थे और उनको इस चीज़ को भी मेंटेन करना पड़ता था कि उनके सर्वर कितने होंगे या फिर आपके जो फौजदार हैं, जो घुड़सवार हैं, वो कितने होंगे। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैरवन फॉर रिन्यू, got them registered their horses, banded and then received money to pay them as a salary. अब कहते हैं ऐसा नहीं था कि किसी भी इंसान को पकड़ के आप अपना घुड़सवार बना सकते हैं और उसके बदले की सैलरी ले ले, बल्कि ये पूरा प्रोसेस के थ्रू हुआ करता था। ठीक है। पहले उनको लेना होता था, उसके बाद उनका रजिस्टर कराना होता था, फिर उनके लिए घोड़े लेने होते थे। ठीक है। उसके बाद फिर उनको वो पैसा मिलता था जो उनकी सैलरी के लिए होता था। नोबल विद आज़ाद और 5000 वर रैंक हायर देन रूज 1000, यानी कि ऐसा शख्स जिसके पास 5000 ज़ात होगी वो 1000 वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है। लिखते हैं मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एंड रिन्यू एन असाइनमेंट कॉल्ड जहांगीर, यानी कि जो मनसबदार हुआ करते थे वो अपनी सैलरी को रिन्यू करते थे जहांगीर के रूप में, विच वर समवॉट लाइक इख्तास, जो कि बहुत कुछ इख्तास से मिलता होता था, बट अनलाइक मुख्तीस, लेकिन मुख्तीस से अलग होता था। कैसे? मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रेसिड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर, यानी कि ज़्यादातर जो मनसबदार हुआ करते थे वो अपनी जागीर पर ना तो रहते थे और ना ही उस पर हुकूमत चलाते थे। दे ओनली हैड राइट टू द रिन्यू और द सेइंग विद विच वर करेक्ट फ्रॉम द देल वेयर सर्वेंट वेल
बट द मनसबदार देमसेल्फ सर्वाइव इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री। बोलते हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मनसबदार का पार्ट हुआ करता था वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये रिन्यू को कलेक्ट कर सकते थे, ना वहाँ वो रहते थे, ना उनका वहाँ पे कोई राइट हुआ करता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें अकबर के ज़माने में और औरंगज़ेब के ज़माने में, तो देखिए अकबर के ज़माने में 5000 ज़ात वाले मंगतातास की जो रैंक थी वो 29 थी, जबकि औरंगज़ेब के ज़माने में 79 हो गई थी। लेकिन अकबर के ज़माने में धीरे धीरे बढ़ रही थी और औरंगज़ेब के ज़माने में ये चीज़ आते आते कम होती जा रही थी। उसका रीज़न ये था कि उनके पास पैसे नहीं थे, ये ज़्यादा होने की वजह से वो उनको रेन्यू टाइम टू टाइम नहीं दे पाते थे और इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, काम को छोड़ के जा रहे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं औरंगज़ेब के ज़माने तक आते आते ख़जाना वगैरह सब खाली हो चुका था, सब कुछ। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिश्ता था, चलिए देखते हैं आंसर। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अगर हम जागीर की बात करें, जागीर वाज अ रिन्यू सिस गिव एज अ सैलरी टू द मार्सबल। ठीक है, अब यानी मनसबदार जो थे उनको रिन्यू के रूप में जागीर मिलता था जिसे वो लोग कलेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन उन्हें उस पर रहने की कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुगल्स टू रिकमेंड मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुर्निश और ईरानीज़। यानी कि उन्होंने मनसबदारों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना क्यों शुरू करा। पहले तो वो खाली ईरानी और तुर्की के ही लोगों को रखते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द मुगल एम्पायर हैड एक्सपेंड टू डिफरेंट रीजन एंड प्रोविजन सिंस। यानी कि क्योंकि जो मुगल साम्राज्य थे वो अपनी पावर को, अपनी सत्ता को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरिया में फैलाना चाह रहे थे, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुग़ल को, मंगोल्स को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि उन्होंने अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लिख लेंगे। यह लास्ट क्वेश्चन है इफ़ ज़ात डिटरमाइन द मनसबदार रैंक सैलरी व्हाट डिड सावर इंडिकेट। यानी कि अगर ज़ात जो है वो मनसबदार की सैलरी और उसको इंडिकेट करता है तो सावर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इफ़ ज़ात डिटरमाइन अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी। यानी ज़ात जो है वो मनसबदार की सैलरी और उसकी रैंक को डिसाइड करती थी। वहीं सावर जो है वो नंबर ऑफ़ कैवन्स, यानी कि वो उसके पास कितने घोड़े होंगे, कितने घुड़सवार होंगे, इसकी चीज़ को ज़ाहिर करती थी। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।